देखेंगे इतिहास का अर्थ, इसके बाद में इतिहास की परिभाषाएं, फिर हम देखेंगे कि इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों, तो ये भी थोड़ा सा देखेंगे इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों है। इतिहास लेखन की आवश्यकता, हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत और इतिहास लेखन की परंपरा, लेखन की परंपरा, इसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, पद्धतियां भी देख लेंगे, इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, शैलियां कौन कौन सी हैं। तो करते हैं शुरू हम। हिंदी साहित्य का इतिहास, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इतिहास शब्द बना कैसे। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ को देख लेते हैं सबसे पहले हम, एवं अर्थ कि इतिहास शब्द बना कैसे। तो देखिए, अगर बात हम व्युत्पत्ति की करते हैं तो तीन शब्दों के योग से बना, इति, है और आस। इतिहास शब्द कितने शब्दों के योग से बना है? तीन शब्दों के योग से बना, इति, है और आस। अगर हम बात करें कि इति का अर्थ क्या है, ऐसा, है का मतलब निश्चित ही, ऐसा निश्चित ही, आस का मतलब था या घटित हुआ, ऐसा निश्चित ही था या ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। तो यही इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ऐसा निश्चित ही था या फिर घटित हुआ, ये इतिहास शब्द का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत। आज से आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से क्लासेज स्टार्ट। आज केवल इतिहास की क्लास रहेगी, कल से 2 घंटे रहेंगी जीरो लेवल से क्लासेज। 1 घंटे इतिहास पढ़ेंगे हम, 1 घंटे व्याकरण को स्टार्ट करेंगे और व्याकरण को कंप्लीट कर लेने के बाद व्याकरण के स्थान पर काव्य शास्त्र को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में इतिहास तो लंबा चलेगा। काव्य शास्त्र के बाद में जो आपके सिलेबस में बुक्स हैं उनको हम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो इतिहास शब्द कैसे बना, इति, है और आस के योग से बना। इति का मतलब क्या है, ऐसा, है का मतलब निश्चित ही, आस का मतलब था या घटित हुआ, यानी कि ऐसा निश्चित ही था या ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। अब हम बात करते हैं कि इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास की परिभाषाएं हम देखते हैं। इतिहास की परिभाषाएं, तो परिभाषा सबसे पहले हम इतिहास के जनक से ही शुरू कर देते हैं। विश्व इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? हेरोडोटस माने जाते हैं और उनके द्वारा रचित हिस्टोरी का इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। और उन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। तो सबसे पहले उनकी परिभाषा को देख लेते हैं। नंबर 1 परिभाषा हम किसकी देख रहे हैं? हेरोडोटस की देख रहे हैं। हेरोडोटस की अगर थोड़ी सी हम बात करें, ये विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं। ये विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित, इनके द्वारा रचित हिस्टोरी का, इनके द्वारा रचित हिस्टोरी का इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। इनके द्वारा रचित हिस्टोरी का इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है, पुस्तक है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है, इन्होंने
इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि देते हुए कहा है कि और क्या कहा है, देखिए, सत्य घटनाओं का सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ये परिभाषा किसकी हो गई? हेरोडोटस की हो गई। इनको विश्व में इतिहास का जनक माना जाता है। आधुनिक इतिहास के जनक 3 हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इतिहास की परिभाषाएं हम देख रहे हैं। मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, थोड़ा सा हम पढ़ लें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या लाइव क्लासेज का टाइम रहेगा, कोर्स की अवधि क्या रहेगी, किस तरह से आपको क्लासेज मिलेंगी, कब आपका टेस्ट रहेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या आप लोगों के लिए ऑफर है, ये सब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले आप क्लास का आनंद लीजिए। आज से मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से क्लासेज स्टार्ट कर दी है। आज केवल इतिहास की क्लास है, कल से इतिहास की भी रहेगी और 1 घंटे व्याकरण की क्लास भी रहेगी। और पहले वाला कोर्स जो आप लोगों को भेजा गया है, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, वो भी आपके पास में सेव रहेगा। और ये कोर्स भी आपको बिना किसी शुल्क के प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोई अतिरिक्त शुल्क आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। जो अभिप्रेरणा के पेड विद्यार्थी हैं, उनको 100 रुपए भी एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा ये कोर्स भी, और वो भी आपके पास में सेव रहेगा। आज की क्लास को मैंने सभी के लिए फ्री कर दिया है, क्योंकि आज मुझे सूचना देनी थी, बहुत सारे विद्यार्थी लाइव हैं, तो सभी को सूचना देनी थी ताकि सभी को पता चल जाए कि क्लासेज जीरो लेवल से भी शुरू हो गई हैं। और जिनको केवल रिकॉर्डेड देखनी है तो वो भी आपके पास है ही, वो तो कंप्लीट कोर्स एक साथ है ही आपके पास में। आज से आप जीरो लेवल से भी देखिए। ये हेरोडोटस की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में थोड़ा सा राजस्थान की बात कर लें कि राजस्थान में इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं। तो वो माने जाते हैं कौन? कर्नल जेम्स टाड। और इन्होंने इतिहास की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है कि अतीत की घटनाओं अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। ये परिभाषा किसकी हो गई साहब? कर्नल जेम्स टाड की हो गई कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। इनको राजस्थान में इतिहास का जनक माना जाता है। इनकी एक पुस्तक द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 राजस्थान में इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है, और इन्होंने इतिहास की यह परिभाषा दी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं महर्षि वेदव्यास की। महर्षि वेदव्यास ने इतिहास की परिभाषा दी है, हालांकि मोस्ट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन जब मैं अब दोबारा से क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं बिल्कुल डीपली पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को। इतना डीपली पढ़ाना चाहता हूं कि आपको डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, इन सब के इतिहासों का मिक्स करके मैं आपको लिखवाऊं, बिल्कुल बारीकी से लिखवाऊं। नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ 16 खंडों में प्रकाशित हुए हैं, उनको भी मैं साथ में लेकर के चलूं, ताकि आपको अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं पड़े। इतना डीपली मैं पढ़ाना चाहता हूं अब की बार, और बिल्कुल प्रामाणिक शुद्ध जानकारी, जिसमें कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं हो, इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अब महर्षि वेदव्यास की बात करें तो वो हिंदी में तो कहेंगे नहीं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त पूर्ववृत्त सत्याख्यानम
इति इतिहासम उच्यते, इति इतिहासम उच्यते। इनकी परिभाषा ये है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त पूर्वव्रत यानी पहले से घटित हुई घटनाएं और उनका जो सत्य वर्णन है वही इतिहास है। तो ये बात हुई किसकी? महर्षि वेदव्यास की। ये बात महर्षि वेदव्यास की हो गई कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से समन्वित यानी युक्त पूर्वव्रत की पहले से घटित हुई घटनाएं और उनका जो सत्य आख्यान है, वर्णन है, यही इतिहास कहलाता है। तो ये परिभाषा किसकी है? महर्षि वेदव्यास की है। मैं बहुत सारी परिभाषाएं आपको लिखवाने वाला हूं, कम से कम 15 से 20 परिभाषाएं, जिनमें शुक्ल की भी होगी, नगेंद्र जी की भी होगी, डॉक्टर बच्चन सिंह की भी होगी और रामस्वरूप चतुर्वेदी भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। कोई परिभाषा नहीं छोड़ रहा। हालांकि परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न न के बराबर आते हैं, लेकिन जब हम विषय को शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल क्रमबद्ध होना चाहिए कि पहले अर्थ, फिर परिभाषाएं, फिर लेखन की पद्धतियां, फिर इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों है, हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं और हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है। इसके बाद में जो काल विभाजन है वो देखेंगे। फिर हिंदी के प्रथम रचनाकार का निर्धारण हम करेंगे, पहली रचना का निर्धारण हम करेंगे। तो बिल्कुल बारीकी से हम देखेंगे। जिन्होंने पहले से कोर्स खरीद रखा है उनको एक बार सारा कोर्स मिल गया है और ये जीरो लेवल से जो क्लासेज चल रही हैं ये भी उनको मिलेंगी। कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। और अभिप्रेरणा की एक विशेषता है, यहाँ अन्य कोचिंगों की तरह वैलिडिटी नहीं होती है कि 6 महीने बाद में आप लोगों की वैलिडिटी खत्म कर दी और फिर दोबारा से फीस मांग ली। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स आपके पास तब तक सेव रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और क्लासेस डेली चलेंगी, अभी भी डेली चल रही थी। नेट का सिलेबस पूरा करवाने में मैं लगा हुआ था। हमारे बारे में कोई ये भी नहीं कह सकता कि कोई सिलेबस अधूरा रहा है। माँ सरस्वती की कृपा से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी बहुत डीपली ही था और उसका प्रमाण ये है कि टीजीटी में, यूपी में 162 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, लगभग 150 विद्यार्थियों का सिलेक्शन पीजीटी में। तो ये प्रमाण है इस बात का। और छूट दे रखी है। हमारी फीस सबसे ज्यादा हुआ करती है, 10,000 रुपये फीस थी। आज एडमिशन लेने पर फीस मात्र मैंने 4,000 रुपये कर दी है और इस 4,000 रुपये में भी आपको टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य, नेट जेआरएफ इन सब का कोर्स मिल जाएगा। तो एक कोर्स की फीस 1,000 रुपये भी नहीं हुई। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपके पास में कोर्स सेव रहेगा। अब इससे ज्यादा छूट क्या दी जा सकती है? ये छूट केवल आज आज के लिए ही रहेगी। 4,000 रुपये कोई ज्यादा फीस नहीं है। कितने कोर्स मिल रहे हैं? टीजीटी का, पीजीटी का, नेट जेआरएफ का, सहायक आचार्य का, सारे कोर्स आपको मिलेंगे। एक कोर्स की फीस 1,000 रुपये भी नहीं रही और रिकॉर्डेड एक साथ मिल जाएगा और डेली लाइव भी मिल रहा है जीरो लेवल से। डबल कोर्स मिल रहा है आपको। एक चीज ये ध्यान रखें, टेस्ट कम से कम 10,000 प्रश्नोत्तर मैं अपने हाथों से लिखकर भेजता हूं आप लोगों को। टेस्ट भी नियमित होते हैं, लाइव भी होते हैं, ऑफलाइन पीडीएफ भी आपको भेजी जाती है। तो वो सारी चीजें रहेंगी आप लोगों के लिए। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेगा और इतना डीपली पढ़ाऊंगा आपकी बार कि आपका दिल जो है वो बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप खुश हो जाओगे कि सर मजा आ गया। आपको कोई बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं सबका निचोड़ लेकर के और यहाँ बोर्ड पर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फीस 4,000 से कम नहीं हो पाएगी किसी भी स्थिति में। और ये ऑफर भी केवल आज रात्रि 12 बजे तक के लिए रहेगा। इसके बाद में ऑफर बिल्कुल बंद रहेगा। मैं एडमिशन ही बंद कर रहा हूं। इसके बाद में कोई एडमिशन लूंगा ही नहीं। आज रात्रि 12 बजे तक रहेगा ऑफर केवल। चलो, तो महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम पूर्वव्रत सत्याख्यानम इति इतिहासम उच्यते। ये महर्षि वेदव्यास की परिभाषा हो गई। और परिभाषा हम देख लेते हैं। कितनी लिख ली अपन ने? 3। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा देखिए चार्ल्स डार्विन की है। चार्ल्स डार्विन ने इतिहास की जो परिभाषा दी है वो विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। यहां ये चीज नोट कर लेना, इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। और क्या परिभाषा दी है इन्होंने?
देखिए इनकी परिभाषा मैं आपको एक बार बोलकर बता देता हूं कि सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजने का नाम और सृष्टि के आंतरिक विकास को परखने का नाम ही इतिहास है। ये परिभाषा किसकी हुई साहब? चार्ल्स डार्विन की हुई। तो देखिए इनकी परिभाषा क्या है। सृष्टि का बाह्य विकास, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे, किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, पीछे कुछ निश्चित, किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना, आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है, को समझना इतिहास है। अगर इस परिभाषा की हम बात करें तो ये परिभाषा किसकी हो गई साहब? ये हो गई चार्ल्स डार्विन की। आराम से लिखते जाइए आप, आराम से लिखते जाइए। परिभाषाएं हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारी लिखेंगे लगभग जो मोस्ट है। तो चार्ल्स डार्विन ने इतिहास की परिभाषा किस दृष्टिकोण से दी है? विकासवादी दृष्टिकोण से। इन्होंने क्या कहा कि सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। ये परिभाषा किसकी हुई? चार्ल्स डार्विन की हुई। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए आरपीएससी के लिए 9 से 12 तक की बुक्स पढ़ाई जाएंगी। सेकंड ग्रेड में जो ग्रेजुएशन की बुक चलती हैं, कबीर आदि के पद, वो भी पढ़ाए जाएंगे। कंप्लीट हिंदी में जो कुछ है वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा कुछ भी। 4000 में केवल हिंदी की बात करूंगा मैं, अदर हम कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ हिंदी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभिप्रेरणा, अशोक स्वामी और हिंदी, बस, और कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा। ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, एक और परिभाषा हम देखते हैं, तेन। देखो तेन की बात करेंगे हम, बिल्कुल क्यों करेंगे कि इनको आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। अगर इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं तो आधुनिक इतिहास के जनक कौन हैं? तेन हैं। तेन ने इतिहास लेखन में 3 बातों पर बल दिया। किस किस पर बल दिया? एक तो जाति, एक वातावरण और एक क्षण। इन 3 बातों पर उन्होंने बल दिया है और इनके अनुसार ही इतिहास की परिभाषा भी दी है। ये अपने को पता ही है कि हर जाति के अपने संस्कार होते हैं और उन संस्कारों पर वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है और क्षण का भी बड़ा महत्व है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं लाइफ में कि वो आमूलचूल परिवर्तन उपस्थित कर देते हैं, ये अपने को पता है। तो इन्होंने परिभाषा इसी के आधार पर दी है। क्या परिभाषा दी? देखिए पहले तो आप ये लिखिए, इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में, इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण, क्षण को विशेष महत्व दिया,
विशेष महत्व दिया। अगर हम बात करें इनकी परिभाषा की, तो परिभाषा क्या है इनकी? किसी जाति विशेष की, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित, वातावरण विशेष से प्रभावित, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित, क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है, एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। अगर विश्व इतिहास के जनक कौन हैं? हेरोडोटस। तो आधुनिक इतिहास के जनक कौन हैं? तेन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का भी समावेश किया। ये विधेयवादी पद्धति के भी जन्मदाता हैं। विधेयवादी पद्धति के जनक अगर पूछे तो वो भी कौन है? तेन ही हैं। और विधेयवादी पद्धति क्या है ये हम आगे चल करके देखेंगे जब इतिहास लेखन की पद्धतियां हम पढ़ेंगे। विधेयवादी पद्धति के जनक तेन हैं। हिंदी में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो ये लिखिए, इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया। परिभाषा क्या है इनकी? कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। अगर ये बात करें हम तो ये किसकी हुई? तेन की हुई। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड ग्रेड में भी डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। आजकल प्रश्न जो हैं वो सतही तौर पर नहीं आते कि रचनाकार ये रट लिए आपने। रचनाओं के अंदर से भी प्रश्न आते हैं, प्रवृत्तियों पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, अवधारणात्मक प्रश्न आजकल आने लगे। इसलिए डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। डीपली पढ़ा हुआ ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा ताकि आप फुल विश्वास के साथ में परीक्षा दे सकें और उसमें सफलता प्राप्त कर सके। सतही तौर पर किसी गाइड से पढ़ा हुआ अब आपके काम नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो बिल्कुल हम डीपली ही पढ़ेंगे। मेरे से केवल वो ही जुड़े जो डीपली पढ़ने में विश्वास रखते हैं। सतही तौर पर पढ़ा हुआ आपके कोई काम नहीं आएगा, आपको बार बार कोचिंग करनी पड़ेगी फिर उसके लिए, और लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार पढ़ो, लास्ट बार के लिए पढ़ो कि अब की बार हमें लगना ही है निश्चित रूप से, तो उस तरीके से आप पढ़िए। ये हो गया। ये परिभाषा किसकी हो गई? तेन की हो गई। थोड़ा सा मोस्ट है ये तेन। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन है। और हिंदी में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। एक और परिभाषा हम देख सकते हैं, और वो परिभाषा हम देख रहे हैं कार्लाइल। इनकी को कार्लाइल भी कह सकते हो आप, एक ही बात है। कार्लाइल या कार्लाइल एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। इनकी परिभाषा क्या है? इन्होंने इतिहास की परिभाषा ये दी है कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये परिभाषा इन्होंने दी है। राम यादव जी पूछ रहे, सर नमस्ते, आपने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास की चर्चा पिछली कक्षाओं में करते रहे, कैसे प्राप्त होगी? आउट ऑफ स्टॉक है, 20 से 25 दिनों में आ जाएगी। अब की बार उसके 2 खंड रहेंगे, और जब आएगी आपको बिल्कुल सूचित कर दिया जाएगा उसके लिए। तो देखिए आगे, कार्लाइल या कार्लाइल, इन्होंने क्या कहा कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। दृष्टांतों यानी उदाहरणों की, दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। ये परिभाषा किसकी है साहब? कार्लाइल की है ये परिभाषा, कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। अच्छी है इनकी ये परिभाषा भी। क्लियर?
और देखिए एक परिभाषा हम देख रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बदलती हुई अभिरुचियों, शुक्ल जी से प्रेरित है इनकी परिभाषा, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, साहित्य इतिहास है। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, क्रियाओं से है। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध किससे है? आर्थिक क्रियाओं से है। ये परिभाषा किसकी हो गई साहब? डॉक्टर नागेंद्र की। शुक्ल जी की परिभाषा आपको याद है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं, केवल बोल के बता देता हूं। जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है, ये बात हुई डॉक्टर नागेंद्र की। हालांकि ये परिभाषा शुक्ल जी से ही प्रेरित नजर आती है। शुक्ल जी ने कहा था ना कि प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, और जबकि ये निश्चित ही है कि ये चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है, और बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। ये परिभाषा किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। चलो लिख लो, इस परिभाषा को भी लिख लीजिए। ये लिख लिया होगा आपने, रिपीट करवा दूंगा, टेंशन न करें। एक परिभाषा हम और देख रहे हैं, और वो किसकी देख रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। इनकी परिभाषा बिल्कुल मोस्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, प्रत्येक युग का साहित्य, प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की, वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का, चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियां, ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ, बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ, बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही, साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। ये परिभाषा किसकी हो गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो गई। तो ये भी लिख लीजिए एक बार। और ये तो मोस्ट है। दो परिभाषाएं, तीन और देख लेते हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक डॉक्टर बच्चन सिंह और एक रामस्वरूप चतुर्वेदी। परिभाषाएं इतनी पर्याप्त रहेंगी आपके लिए। हाँ, व्याकरण शामिल है कोर्स में, चाहे आप किसी के लिए भी खरीद रहे हैं, व्याकरण बिल्कुल शामिल है उसी में। मैं आपको बताऊंगा, क्लासेज के बारे में सारी जानकारी दूंगा, आप बने रहिए। थोड़ा सा पढ़ लें अपन, आज एक शुरुआत की है, नई शुरुआत मान सकते हैं आप। ये शुक्ल जी की बात हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इन्होंने कई परिभाषाएं दी हैं, जो मुझे सबसे अच्छी और मोस्ट परिभाषा इनकी नजर आती है वो आपको बता देता हूं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए इन्होंने क्या कहा। मानवीय
प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। अगर ये परिभाषा हम देखें कि मानव की जो प्रवृत्तियां हैं वो क्यों रही, क्या उनका कारण है, किससे वो प्रभावित हैं, प्रेरित हैं, ऐसी ही क्यों रही, इनकी जो खोज है वो इतिहास है। ये परिभाषाएं किसकी हैं? ये परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी की हुई। ठीक है, संस्कृत भी शामिल रहेगी साहब, उसमें शिक्षण विधियां भी शामिल रहेंगी। मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, एक परिभाषा और लिखवा देता हूँ, फिर आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, कल से पढ़ेंगे अच्छे से। आज मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ ताकि एडमिशन का, क्लासेज खरीदने का लफड़ा खत्म हो। आज बस लास्ट एडमिशन करके और फिर कल से पढ़ने और पढ़ाने का ही काम रहेगा। एक परिभाषा हम देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने भी लंबा चौड़ा निबंध लिखा है इतिहास के बारे में, लेकिन जो सबसे मोस्ट है वो ये है, अतीत की घटनाओं के कारण, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता, एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता, एक मिनट, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। इनका विश्लेषण ये परिभाषा किसकी हो गई? डॉक्टर बच्चन सिंह की ये परिभाषा हुई। तो ये देखिए, इतिहास की परिभाषाएं हमने देख ली हैं। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन कैसे हो सकते हैं, क्या फीस है, कब से क्लासेज रहेंगी। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, एक शुरुआत मुझे करनी थी, कल से क्लासेज लंबी रहेंगी। पूरा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी मैं आपको बता देता हूं कि क्या है, उसको समझ लीजिए आप अच्छे से। और एडमिशन केवल आज है, इसके बाद में हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं। हमें ज्यादा एडमिशनों की आवश्यकता नहीं है, जितने विद्यार्थी हैं अब वो ठीक हैं। प्रवेश प्रक्रिया क्या है, आपको इसके लिए